हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर को करेंगे, जो कि किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बिना कोई देर किए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि हमारे समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक जो आपका कथन है वो शीत युद्ध से रिलेटेड नहीं है, उसे हमें चुनना है, फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से आप लोग चुनिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं तब तक ऑप्शंस को पढ़कर समझाता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ऑप्शन ए जो हमारा है कहता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल, शीत युद्ध का मतलब क्या? शीत युद्ध ना तो यह एक युद्ध थी और ना ही यह मतलब समझिए कि शांति का माहौल भी नहीं था। यानी कि यह एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। कहने का मतलब हुआ कि जो आपके परमाणु महाशक्ति होने के कारण जो परमाणु महाशक्ति थे, कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सोवियत संघ यूएसएसआर मतलब कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो क्या थे? महाशक्ति थे। और इन दोनों के बीच में रक्त रंजित न होकर एक समझिए कि प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता की भावना, तनाव की स्थिति, यह शीत युद्ध थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को देखिए, कहता है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। बिल्कुल, विचारधाराओं के लेकर युद्ध था। मैंने आपको बताया था ना, उस समय 2 विचारधाराएं थी, एक साम्यवादी था और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी अमेरिका वाले थे और साम्यवादी ये सोवियत संघ का जो पार्टी था। यानी कि पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो सब साम्यवादी विचारधाराओं को फॉलो करते थे, यानी उसका नेतृत्व कौन करता था? तो सोवियत संघ। और जो पश्चिमी जो यूरोप के लोग हो गए, वो क्या करते थे? पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, यानी अमेरिका उसका क्या करता था? नेतृत्व करता था। तो यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर भी यह एक युद्ध था। कंसेप्ट को समझिएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हर बोर्ड में पूछा जाता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहता है। ऑप्शन सी है हमारा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। आपने द्वितीय विश्व युद्ध में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था और उसके बाद ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो सभी जो महाशक्ति था, जो आपका यूएसएसआर भी था, वो भी चाह रहा था, उसने भी परमाणु परीक्षण किया। मतलब कि हथियारों की होड़ भी यहाँ पर क्या हो गया था? शुरुआत हो चुका था। क्योंकि अमेरिका के पास, भाई अगर अमेरिका के पास परमाणु हथियार हो गया तो और भी देशों के पास तो होना चाहिए ना। तो समझिए कि शीत युद्ध ने हथियारों की भी होड़ क्या की थी? तो शुरू कर दी थी। ऑप्शन डी को देखिए, कहता है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। यहाँ पे युद्ध छूट गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। बिल्कुल यह बात गलत है। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, बल्कि यह एक प्रतिद्वंदिता की भावना थी। लोग बिना वैर किए हुए क्या करते थे? एक दूसरे पे वाद विवाद करते रहते थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यह शीत युद्ध से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आप समझिएगा कंसेप्ट के साथ। तो सेकंड प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जैसा कि आपका भारत, श्रीलंका, मिस्र, यूगोस्लाविया, तो ये सब किसी भी गुट में शामिल नहीं था, ये सब देश। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। तो ऑप्शन देखिए, ये कहता है हमारा कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। उपनिवेशवाद क्या था? जैसे भारत भी उपनिवेश रहा। उपनिवेशवाद कहने का मतलब देशों को क्या करते थे? जो बड़े बड़े जो देश होते थे, जिनके पास पावर था, शक्ति था, वो छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना लेते थे, यानी कि अपना गुलाम बना लेते थे। तो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना है, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या था? तो उद्देश्य था। बिल्कुल, जैसे कि भारत क्या हुआ था? शीत युद्ध का काल कब से कब तक रहा? मैंने आपको बताया था 1945 से 1991 तक। तो समझिएगा, भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। तो इस समय क्या था? अपना देश उपनिवेशवाद से मतलब उभरा ही था। तो क्या ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, मतलब ये गुट निरपेक्ष देश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हमारा देखिए, कहता है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। बिल्कुल, किसी भी सैन्य संगठन में भी क्या होता था? ये लोग शामिल नहीं होते थे, ऐसे देश।
ऑप्शन डी को देखिए, कहता है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तो बिल्कुल वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना यह कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं था। और थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पे चला गया, ये आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी है हमारा वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये भी आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या था, तो उद्देश्य था। तो ये प्रकाश डालता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन से कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो चलिए, पहला जो कथन है हमारा, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। देखिए, जो महाशक्तियां थी आपकी, दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, ये छोटे देशों को अपने में मिलाना चाहता था। क्यों मिलाना चाहता था? क्योंकि छोटे देश से इसको क्या होता, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करता या सैन्य ठिकाने भी क्या कर सकता था, स्थापित कर सकता था। आर्थिक सहायता भी ये छोटे छोटे देश जो थे वो बड़े बड़े महाशक्तियों को आर्थिक सहायता भी क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे, या महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे। चार मतलब इसका पॉइंट दीजिए, तो आपको यहाँ पर देना होता है। भू क्षेत्र मतलब हथियारों को स्थापित करने के लिए, सेना का संचालन करने के लिए उनको क्या मिल जाता है, जगह मिल जाता। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी कहता है हमारा, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। तो यहाँ आप समझिए, देखिए ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे कथन ए हुआ, ये भी क्या है, तो सही है, लिख दीजिए यहाँ पे सही। और ये जो आपका ऑप्शन बी, सॉरी, यहाँ पे जो कथन 2 भी है, ये भी आपका सही है। और कथन सी को देखिए, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो उसे भी सभी देशों पर आक्रमण समझा। बिल्कुल, मतलब कि जब आप अपने में हमें मिला रहे हो, अपने से दोस्ती बना रहे हैं, तो यह भी उसका नियम था कि अगर एक राष्ट्र किसी पे हमला करता है, कोई राष्ट्र किसी एक राष्ट्र पे भी हमला करेगा, मतलब जो भी उस महाशक्ति से मिल जाएगा, तो समझिए कि सभी देशों पे हमला माना जाएगा और सब लोग उसका क्या करेंगे, तो बदला लेंगे। ऐसा वहाँ का नियम बनाया गया था। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन घ यानी कि डी है हमारा, महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं था। महाशक्तियाँ क्या करती थी, वो परमाणु हथियार विकसित करने में मदद नहीं करती थी। वो तो महाशक्ति है, तो वो खुद चाहेगा ना कि मेरे पास परमाणु हथियार हो। अपने सहयोगी देशों को क्यों परमाणु हथियार करेगा, क्योंकि उसका वो विपक्षी भी बन सकता है। सत्ता में कौन किसका क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। देखिए यहाँ पे और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर हमारा कि नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। 2 गुट थे आपके, साम्यवादी गुट था, पूंजीवादी गुट था। यही लिख दीजिए आप। साम्यवादी जहां होगा वहां पे सोवियत संघ लिख दीजिएगा, और जहां पे पूंजीवादी होगा पे अमेरिका लिख दीजिएगा। तो पोलैंड आपका, पोलैंड किसका पड़ोसी है, ध्यान दीजिए, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ यानी कि साम्यवादी गुट में था, तो साम्यवादी यहाँ पर हम लोग साम्यवादी लिख देंगे, ध्यान देंगे। इसी तरह से यहाँ पर फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस कहाँ था, संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यानी पूंजीवादी गुट में था, तो आप पूंजीवादी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के गुट में भी लिख सकते हैं। जापान की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि ये भी पूंजीवादी आपका हो जाएगा। नाइजीरिया गुट निरपेक्ष था, नाइजीरिया किसी से नहीं, क्योंकि ये सब खुद उपनिवेश बना हुआ था, तो ये किसके गुट में शामिल होगा, तो नाइजीरिया जो था आपका गुट निरपेक्ष था। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अंगा नंबर जो हमारा है उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया सोवियत संघ में शामिल था, एकदम साफा साफा एनसीईआरटी में दिया है। तो उत्तरी कोरिया जो था वो क्या था, तो सोवियत संघ में शामिल था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, साम्यवादी, ध्यान देंगे, साम्यवादी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी आपका गुट निरपेक्ष था, भारत भी गुट निरपेक्ष था, जो आपका मिस्र था वो भी आपका गुट निरपेक्ष था आपका। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ अतिरिक्त प्रश्नों करते हैं, और ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइम है, तो धड़ाधड़ से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। चलिए ऑप्शन ए है हमारा, सॉरी प्रश्न 1 है हमारा कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो ध्यान देंगे 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें क्या की थी, तैनात कर दी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा का मिसाइल संकट था, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। फटाफट से हम लोग करते चलेंगे अगले प्रश्न को। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी द राइट आंसर, म्यांमार जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश
नहीं है। भारत जो था यही संस्थापक देश माना जाता है, इंडोनेशिया, मिस्र, ध्यान देंगे आप लोग। और यहाँ पर देखिए भारत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के थे। मिस्र के कौन था, तो अब्दुल मासिर, और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नाटो की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक अलायंस भी आप इसे कहते हैं, अलायंस संगठन। तो यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन था और इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, तो याद रखेंगे आप लोग। और नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, बे ऑफ पिग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था, और याद रखिएगा इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डाटा देखिए, बगल में मैं आपको एक डाटा शो कर दे रहा हूँ। इस डाटा के अनुसार देख लीजिए केवल 38% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी जितने भी 68 यानी कि जितने भी आपके बचे हुए हो गए हैं स्टूडेंट, उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बे ऑफ पिग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा के विरुद्ध बे ऑफ पिग्स आक्रमण किया गया था, किसने किया था ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। 6 नंबर है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बर्लिन की दीवार को 1989 में क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। और बना कब था, 1961 में पूर्वी जर्मनी ने इसे बनाया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी द राइट आंसर। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में बट गया और यहीं से शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 8 है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था, याद रखेंगे बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया था, तो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया था ऑप्शन बी, समकालीन विश्व राजनीति की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। 1990 के बाद समकालीन विश्व में राजनीति की क्या हो गई थी, पूरे विश्व में राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कि किस वर्ष बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। तो किस वर्ष बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। और अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।